Okay, so very good afternoon to all. Chapter 14, okay, semiconductor devices and digital circuits. फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये आइडिया देने का ट्राई किया था कि एग्जैक्टली इस चैप्टर के अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे या तो क्या यहाँ पे दिया जा सकता है। डिजिटल सर्किट्स जहाँ पे एक ऑपरेशनल सर्किट्स आप पढ़ेंगे जिसके अंदर बहुत बेसिक बेसिक से ऑपरेशंस, जैसे कि मैंने आई थिंक कहा था लास्ट लेक्चर में कि क्या कभी आपने ऐसा नोटिस किया हुआ है जब आप क्रॉस रोड पे खड़े हो तो जो सेकंड्स का जो डिले चलता रहता है, ओके, वहां पे जो सेकंड्स है ना उसका काउंटडाउन चलता रहता है, तो वहां से वो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे का टर्न है वो आता रहता है और उसी के हिसाब से वहां पे सेकंड्स का कैलकुलेशन है वो होता रहता है। कभी ट्राई करेगा उसको देखने का कि किस तरह से वो सेकंड्स की कैलकुलेशंस की गई है, तो वो जो होता है उसको कहते हैं कि बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो बेसिक ऑपरेशनल सर्किट। ओके, तो उसका जो बेस है, उसका जो स्टार्टिंग है वो आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है। आप में से किसी ने मैथ्स के अंदर बुलियन इक्वेशन या बुलियन एल्जीब्रा ऐसा कुछ पढ़ा है? बुलियन, क्या किसी ने ये वर्ड सुना हुआ है बुलियन? सर वर्ड सुना है लेकिन पता नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है शायद से हमने। बुलियन एल्जीब्रा या तो बुलियन इक्वेशंस कंप्यूटर में कहीं पे, नो सर। मैथ्स में कहीं पे? नो। अच्छा ठीक है। क्या आपको यह पता है कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है? बाइनरी। ओके, बाइनरी मीन्स 0 1। ओके, चलो ग्रेट, इतना पता है। इसके साथ जो रिलेट होता है ना उसी को बुलियन इक्वेशन, बुलियन एल्जेब्रा कहा जा सकता है। वैसे बुलियन इक्वेशंस की हमें यहाँ पे ज़रूरत रहेगी। चलो ठीक है, वो खैर आगे आएगा, पर एटलीस्ट आपको ये तो पता होगा कि कंप्यूटर जो है, ओके, इसका मतलब क्या, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड बुलियन इक्वेशंस, मतलब ये क्या समझाता क्या है? कभी ट्राई किया है? सर मतलब कंप्यूटर में हम भले ही ABCD या कुछ भी टाइप करें लेकिन वो अपने हिसाब से 0 और 1 में ही समझता है, मतलब इसीलिए CPU की जरूरत होती है हमको। ओके ओके, ग्रेट। देन व्हाट अबाउट द पिक्चर्स, और ये जो हमारे आमने सामने हम ये एक दूसरे को देख रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो 0 and 1? तो वो तो शायद से मतलब वो पता नहीं, लेकिन पिक्सल्स में होगा सर, कुछ ऐसा पिक्सल का पता नहीं। ओके ओके ओके, नहीं जनरली क्या होता है कि जो जनरेशन टू जनरेशन मैं एवरी ईयर ये क्वेश्चन पूछता हूँ, तो स्टूडेंट से मुझे कुछ नई नई बातें जानने को ही मिलती रहती है, ताकि आप लोग जो है ना वो हमसे आगे रहते हो। ओके, तो एटलीस्ट आपको पता होता है, जैसे कि ये अभी बताया था कि आजकल तो पता नहीं कहाँ MP में पहुंचा है कैमरा। ओके, पर 32 MP तक का पता था, 64 MP भी पहुंच चुका है। ओके, अब आगे तो पता नहीं। एक मोबाइल सर के अंदर 4-5 कैमरे आगे, 4-5 कैमरे पीछे, कुल मिलाकर आधे डजन से ज्यादा कैमरे आने लगे हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि फोन खरीद रहे हैं कि कैमरा खरीद रहे हैं। ओके, बट व्हाट इज दैट इफेक्ट, क्यों होता है ये सब कुछ? अगर मान लो 32 MP और 64 MP हो तो क्या मतलब, क्या व्हाट मेक्स ए डिफरेंस? सर वो सेंस मतलब उसमें क्या होता है कि पिक्सल्स मतलब वो जो नॉइज आता है ना, पहले जो कैमरा आते थे वो जो छोटे छोटे फोन में, उसमें वो डॉट डॉट नहीं आते थे, वो नॉइज मतलब वो फोटो का नॉइज कहलाता है ओके सर, नॉइज ओके, तो फोटो का। तो मेगापिक्सल है वो नॉइज कैंसलेशन होता है, तो मतलब ऐसे क्लियर फोटो आता है। और एक्चुअली कैमरा की क्लैरिटी तो बहुत सारी चीज पर डिपेंड करती है, लेकिन मेगापिक्सल तो एक छोटा सा फैक्टर है। लेकिन सिर्फ हमको मेगापिक्सल ही पता होता है, मतलब वो FPS और सेंसर और बहुत कुछ होता है उसमें। ओके ओके। सो माय पॉइंट इज दैट कि हम यहाँ पे जो भी पढ़ते हैं ना वो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। अच्छा, 8 MP के बाद डायरेक्ट 8 MP आता है कि नहीं आता है? आता है मेमोरी सर। कार्ड 8 GB आता है, 8 GB के बाद सीधा कौन सा आता है? 16, उसके बाद 32, 32, 32। 32, उसके बाद 64, 64। क्यों ऐसा 50 GB का क्यों नहीं आता, 20 GB का क्यों नहीं आता, 10 GB क्यों नहीं होता? सर वो कोई बैंड होते हैं कि उसमें इतने ही GB सेट होते हैं, उसके मतलब वो हम कट करके ऐसे कुछ सेट नहीं कर सकते उसमें। हाँ हाँ हाँ, तो आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आंसर फ्रॉम यू, ताकि ये आप सब लोग रोज ये सभी सब कुछ करते हो,
तो एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये तो आपको पता होना चाहिए। ओके, फिजिक्स में कौन कहाँ करंट जाता है, कौन कहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट आती है, वो तो अपने को नहीं दिखती है, पर इसके साथ तो आपका रोज बरोज का कामकाज चलता रहता है। सो क्या है ये, क्यों ऐसा होता है, वाई डायरेक्टली 4 GB देन 8 मतलब ऐसा कोई सोचता है 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64, 64 टू ज़ा 128, 128 टू ज़ा 250, ये हर वक्त 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब कुछ अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ये तो तय हुआ ना कि हर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे, राइट? ओके, 1 GB आता था, देन 2 1 ज़ा 2, देन 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ओके 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, मतलब ये हर वक्त 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दैट समथिंग इज देयर कि आप उसको इजीली मल्टीप्लाई कर रहे हो जो है उसके साथ। तो क्या ऐसा फैक्टर है जिस वजह से हमें 50 GB का कार्ड नहीं मिलता है, 20 GB नहीं होता है, 14th नहीं हो सकता? अच्छा, किसी ने कोई ब्लैंक पेन ड्राइव लिया हो वॉच एवर XYZ कैपेसिटी का, सपोज मैंने 16 GB का पेन ड्राइव लिया, एकदम नया, मैंने लैपटॉप के अंदर डाला, जैसे मैं उसको स्पेस देखूंगा तो क्या वो मुझे 16 GB दिखाएगा? 14.68 से ज्यादा नहीं दिखा पाएगा, वो उतना ही दिखाएगा। तो बाकी का किधर गया? पैसा तो 16 GB का दिया, ये 1 GB से कम, मतलब 16 में से एक निकाल दो, 15, 15 से भी तो 15 के आसपास हो, तो पूरा 1 GB किधर गया? सर क्यों ये ऐसा? मतलब वो 100% एफिशिएंसी कभी नहीं हो सकती ना, ऐसा वाला मामला है। नहीं, यहाँ पे वैसे नहीं तो सर। फोन में भी बूटिंग मेमोरी होती है ना, भले दिखाए 32 पर ऑलमोस्ट फील्ड ही होता है 8 9 GB तक। हाँ, अब ये टेक्निकल वर्ड आया, बूटिंग मेमोरी, जो कोई कोई समझ पाएगा, कोई कोई नहीं समझ पाएगा। ओके, तो व्हाट इज दिस टेक्निकल टर्म एंड हाउ इट वर्क्स, अगर वो आप समझोगे तो काफ़ी सारा आपका काम। वैसे इसका इसके साथ ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, पर इट्स अबाउट ये सब आपको पता होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कोई बात नहीं, आराम से सोचिएगा, आपके पास इनफ टाइम होता है, आप लोगों को काफ़ी लोग जानते हैं, पहचानते हैं। वैसे जब भी कुछ ना पता चले तो अपने पास तो है ही बाबा। कौन से बाबा? गूगल बाबा। बाबा। ओके, पर गूगल बाबा के पास भी काफ़ी सारे आंसर्स नहीं होते हैं, जो आंसर्स हमें खुद ही ढूंढने पड़ते हैं। तो ट्राई टू फाइंड योर सेल्फ। ओके, नो नीड टू आस्क एवरी टाइम व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट। ओके, पर ट्राई करिएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों ने मेरे क्वेश्चंस तो सही सही सुने होंगे कि ये जो भी चल रहा है ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्या उसके रीजंस है। ओके, तो इसको समझिएगा। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहला मेटल इंसुलेटर सेमीकंडक्टर का जो बैंड थियरी है, तो बैंड थियरी को लेकर मैंने कहा था 2 टाइप के हम बैंड देखते हैं। कौन कौन से बैंड देखते हैं? वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन कंडक्शन बैंड। दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसको याद रखने का, उसको सिंप्लीफाई करने का क्या बेसिक फंडा होता है? वैलेंस बैंड को ऐसे कहा जा सकता है, इट इज ऑलवेज कंप्लीटली फिल्ड बैंड। ओके, जबकि कंडक्शन बैंड जो है वो इनिशियली एम्प्टी होता है या तो पार्शियली फिल्ड होता है। ओके, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, वैलेंस बैंड इज ऑलवेज कंप्लीटली फिल्ड। कंडक्शन बैंड नाम से पता चलना चाहिए, वैलेंस बैंड यानी कौन सा वाला बैंड पता है? वैलेंसी वाला। लास्ट ऑर्बिटल वाला। हाँ, लास्ट ऑर्बिट वाला, तो वो तो कंप्लीटली फ्री ही होता है। पर अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएगा तो कुछ काम की बात बनेगी। इट इज समथिंग लाइक दैट। मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो शॉपकीपर वाला। ओके, कि अगर वो 450 की चीज परचेज करता है तो वो चीज कब ले जा सकता है, तो कि जब वो 450 पे करेगा तब। ओके, अगर मान लो आपने पेपर लिखा आधे घंटे तक नहीं, पूरे 3 घंटे तक लिखा, तो क्या उसका सीधा मतलब ऐसा है कि आप 3 घंटे पेपर लिख रहे हो मतलब आप पास हो ही जाओगे? हेलो? नहीं। नॉट नेसेसरी, राइट? हाँ, हो सकता है आप 1 ही घंटा पेपर लिखो और पास हो भी जाओ। इज इट पॉसिबल? यस।
यस सर। एक्सप्लेन, ये क्या दो किस्सों कौन समझाएगा मुझे? सर मतलब 3 घंटे तो बैठना कंपलसरी होता है, उसके पहले तो जा नहीं सकते। मतलब ओके। अगर हम पेपर लिखना चालू करें और कुछ आता ना हो तो मतलब कुछ गप्पे मारे तो भी ना आए मार्क्स, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 1 घंटे में 50 MCQ में से 35 से अब ज्यादा या राइट हो जाए तो पास हो गए, हो सकते हैं। मतलब क्या? तो कि 3 घंटे में से आप एक एक मार्क जोड़ रहे हो तो आपका फर्स्ट, ओके, फर्स्ट स्टेज कहाँ तक पहुंचने का होता है? 35 तक। ओके, अगर आप 35 तक नहीं पहुंचे हो तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो यहाँ पे भी ऐसा है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुंचने चाहिए? कंडक्शन बैंड में पहुंचने चाहिए। तो मेटल में ऐसा होता है ओवरलैपिंग, ये हमने लास्ट टाइम देखा था, ये सिर्फ मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, ये ओवरलैपिंग वाला किस्सा हमने देखा था। अगर मान लो हम इंसुलेटर लेते तो उसके बीच में गैप ज्यादा होता है, शायद आपको याद हो तो। वैसे ये सभी जो ऑर्बिट्स है, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स है, या तो उसकी कन्फिगरेशन है, उसको यहाँ पे डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ केमिस्ट्री पार्ट। तो आप खुद पढ़ोगे तो भी पता चल जाएगा, ये सब कुछ यहाँ पे नोट्स के अंदर तो भी मैंने दिया हुआ ही है। बट हमें ये पता होता है कि अगर वो मेटल हो तो उसमें गैप नहीं होता है, वो ओवरलैपिंग हो जाता है। ओवरलैपिंग मतलब क्या? तो कि पता नहीं चलता कि कौन कंडक्शन बैंड है और कौन वैलेंस बैंड में। क्यों? तो कि वहां पे जैसे कि हल्का सा भी एनर्जी दो तो फटाक से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में कंडक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन का पहुंचना, कंडक्ट होना, और ऐसा मेटल में इजीली होता है। इंसुलेटर में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को, और सेमीकंडक्टर में ऐसा होता है कि इट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम थोड़ी एनर्जी दे दे तो शायद इलेक्ट्रॉन वहां पे पहुंच सकता है। ओके, वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितना होता है पता है किसी को? एनर्जी what's the relation of 10 electron raised volt? to minus 19 ओके, joule. सो इट इज वेरी वेरी लेस, राइट? तो यहाँ पे गैप थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पे ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं ताकि हम उसको कभी ऐसे देख नहीं पाते हैं, पर यहाँ पे माइक्रो लेवल पे जब हम देखते हैं तो वहाँ पे ऐसा होता है कि दो बैंड होते हैं, उसके बीच में गैप होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करके जाना चाहे तो भी वो नहीं जा सकता है, उसको एनर्जी प्रॉपर मिलना चाहिए। ये सभी उसके बेसिक माइनर पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा था सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करता है। 0 केल्विन, तो मैंने ये भी कहा था बहुत लो टेम्परेचर होता है, इट इज जस्ट बिहेव एज ए इंसुलेटर। ओके, तो ऐसा कुछ कुछ आपको याद होगा। इसके बाद मैंने ये भी कहा था इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, याद होगा आप लोगों को? ओके, इंट्रिंसिक मतलब क्या कहा था? तो कि इंट्रिंसिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर कोई डोपिंग नहीं किया है, राइट? तो यहाँ पे अगर हम ऐसा कहे, और वैसे हमने ये भी समझा था देर आर 2 टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज। कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होती है? P type and N type. ओके, पी टाइप एंड एन टाइप। तो पी टाइप इम्प्योरिटी यानी क्या? तो कि उसको पी टाइप इम्प्योरिटी कहने के बजाय कहा जाता है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एंड ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। पी टाइप और एन टाइप बोलने से शायद कंफ्यूजन हो सकता है, सो बेटर टू से पेंटावेलेंट। तो जरूरत कितने की है भाई? 4 4। इफ यू प्रोवाइड पेंटावेलेंट तो एक एक्सेस कौन हो जाएगा उसके पास? इलेक्ट्रॉन। Electron. सो दैट बिकम्स एन टाइप सेमीकंडक्टर, ताकि वहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस इलेक्ट्रॉन बनेगा। ओके, और एक होता है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। अच्छा, पेंटावेलेंट के एग्जांपल्स कौन कौन? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज के एग्जांपल कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं? आर्सेनिक। एंटीमनी एंड आर्सेनिक, दो याद रखने का, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। और ट्राइवेलेंट के एग्जांपल्स कौन कौन? एल्यूमिनियम एंड बोरोन। ओके, इतने से अपना काम चल जाएगा। ओके, तो हमने ये समझा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सबसे बड़ी लिमिटेशंस ये है कि ये प्योर होते हैं। और वैसे आप सबको पता होता है कि अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना हो, ओके, मटेरियल वर्ल्ड के अंदर, तो प्योर होना थोड़ा अच्छा नहीं होता है। ओके, ऐसे काफी सारे मूवीज देखते हैं, वो सिंघम का डायलॉग था ना कि वो हवलदार है, वो डायलॉग मारता है, ओके, कि
वो क्या था, वो सिस्टम के अंदर पॉलिटिक्स हो ना हो, हर पॉलिटिक्स के अंदर नहीं, पॉलिटिक्स के अंदर सिस्टम हो ना हो, पर हर सिस्टम के अंदर एक पॉलिटिक्स होता ही होता है। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पे थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, ताकि प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इट नॉट प्रोवाइड अ प्रॉपर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब क्या पता है? कंडक्ट करना, करंट फ्लो करना। अगर हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम भी अपनी लाइफ में फ्लो करवाना चाहते हैं, हाँ प्योर का पार्ट ज़्यादा रखो, अच्छी बात है, ताकि हमने आई थिंक वो रेशियो भी बताया था ना कि 1 इम्प्योर विथ रिस्पेक्ट टू 10⁶ प्योर। ओके, बहुत कुछ प्योर हो तो थोड़ा सा इम्प्योर होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो हमारे अंदर भी ऐसा होना चाहिए, उसी तरह से मटेरियल के अंदर भी ऐसा होना चाहिए, ताकि प्योर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर जैसा काम करता है, जो कंडक्टिविटी नहीं दे सकता। That charge carriers are always thermally generated, so flexible is not available to control their numbers. Okay, thermally यानी हीट देने से ही वो एक्साइटेड हो जाते हैं और शायद बाहर भी निकल जाते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। ओके, अब उसके बाद आता था डोपिंग। डोपिंग का ये पॉइंट मैंने बताया था लास्ट टाइम, आपको याद होगा, 1 पार्ट पर मिलियन, ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। ओके, तो 1:10⁶। और उसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि 1 मोल लेवल पे देखो तो 10⁻17 जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, विच इज क्वाइट गुड नंबर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये सब कुछ हमने देखा था। उसके बाद आता था यहाँ पे एक फिगर जो है वो बीच में यहाँ पे मिसिंग था, शायद मैंने ऐसा भी कहा था कि पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट 5 और यहाँ पे 3, यहाँ पे मेथड ऑफ डोपिंग। अच्छा, अब यहाँ पे हमें इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं देखना है। ओके, आई रिपीट, हमें यहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, तो कैसे होता है वो अभी हमारा कंसर्न यहाँ पे नहीं है। ओके, हम यहाँ पे सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज को समझने वाले हैं, तो उस बात पे ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे कहा, बाय एडिंग द इम्प्योरिटी एटम्स टू एन एक्सट्रीमली प्योर सैंपल ऑफ ए मोल्टन सेमीकंडक्टर। ओके, यहाँ पे कहा बाय हीटिंग द क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर इन एन एटमॉस्फेयर कंटेनिंग ए डोपेंट एटम्स और देयर मॉलिक्यूल्स सो दैट द डोपेंट एटम्स डिफ्यूज इनटू द सेमीकंडक्टर। अब ये अपने को ज्यादा नहीं पता चलेगा, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। By bombarding the semiconductor with the ions of a dopant atoms, the dopant atoms can be implanted into the semiconductor. ये तीनों को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझने का ट्राई करूँ तो ऐसा कहा कि यार उसको आप हीट दे दो तो शायद मिक्स हो जाए, या तो ऐसा बॉम्बार्डमेंट करो जिसके अंदर वो डोपेंट एटम्स हो और वो फटाक से सेमीकंडक्टर के अंदर चिपक जाए और उसके अंदर वो डिफ्यूज हो जाए। ओके, तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझ से बाहर है, ताकि यहाँ पे वो उसका मेकिंग पर्पस आ जाता है। ओके, अब यहाँ पे ऐसा भी कहा है 1 p टाइप एंड n टाइप जॉइन टू मेक ए pn जंक्शन डायोड। अब ऐसा थोड़ी ना होता है, एक p टाइप लिया एक n टाइप लिया और फेविक्विक से जोड़ दिया तो बन गया pn जंक्शन डायोड। ओके, ऐसा नहीं होता है। वैसे यहाँ पे वर्ड्स ऐसे ही यूज करते हैं, when p टाइप joined with the n टाइप सेमीकंडक्टर, तो जॉइन मतलब क्या? ओके, फेविक्विक से जोड़ना है, कील से टोकना है, क्या करना क्या है? तो कि नहीं यार, ना ऐसा ना वैसा, उसको समझना पड़ता है। ओके, सो इट इज समथिंग लाइक दैट कि हम यहाँ पे उसको हीट देने से या तो ऐसा बॉम्बार्डमेंट करने से या तो दोनों के मिक्स होने से ऐसा कुछ होता होगा कि वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है चार की, थोड़ा सा हल्का सा हमने पेंटावेलेंट या तो ट्राइवेलेंट डाला तो शायद वो एन टाइप या तो पी टाइप है वो बनता होगा। दैट्स अ बेसिक आइडिया। अब यहाँ पे बताते हैं व्हाट आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, यानी ऑफ कोर्स हम उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जिससे पी टाइप और एन टाइप बनाया। ये भी मैंने हल्का हल्का बताया था, पर ये समझना नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होना, ज़्यादा होना, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव होता है, इसलिए इसको एन टाइप कहा जा सकता है। यहाँ पे ज़रूरत 4 की है पर हम 5 दे रहे हैं और इसके पास एक्स्ट्रा है, इसलिए इसको कहा जाता है डोनर टाइप इम्प्योरिटी। ओके, डोनर यानी क्या? डोनर मीन्स व्हाट? जो मतलब दे देता डोनेट है। करें। दे सकता है। ओके, अगर मान लो हमें कहा जाए कि यू टू जस्ट डोनेट 50 lakhs,
ओके, तो डू यू थिंक इट इज जस्ट? ओके, आप में से हो सकता है किसी के लिए, पर मेरे लिए तो भाई थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, पर अगर जकरबर्ग को कहा जाए या बिल गेट्स को कहा जाए, वैसे उन लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके ओके, टाटा जी को कहा जाए या अंबानी की जी को कहा जाए तो दे कैन डू इट। ओके, दे जस्ट चेक दैट कि क्या कॉज, मतलब क्या रिक्वायरमेंट है, क्या पर्पज है, एंड दे कैन डोनेट इट। ओके, तो वहां पे अगर कोई जाएगा तो कहेगा 50 लैक्स, हमारे पास आएगा तो क्या कहेगा? ओके, यू कैन डोनेट 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, जैसा आपको ठीक लगे। ओके, आप 500 भी दे सकते, तो हम चेक करेंगे आगे वाले ने कितना दिया। ओके, आगे वाले ने 50 ही दिया, ले भाई तू 50 ही रख। आगे वाले मतलब क्या, तो क्या हमारा, ताकि एक्सेस हो तो डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं, इसलिए इसको डोनर टाइप इम्प्योरिटी कहा जा सकता है। दिस एन टाइप इम्प्योरिटी इज ऑलवेज रेडी टू डोनेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम में एक होता है एक्स्ट्रा, वैसे 1 मोल लेवल पे देखा जाए तो ओके, वहाँ पे वो रैंडम, या तो क्या बोलते हैं उसको, रैंडमली ही वहाँ पे अप्रोक्स 10⁻17 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 1 मोल लेवल पे। अब उससे थोड़ा उल्टा, ट्राईवैलेंट डाला, 4 की ज़रूरत थी, 3 दे दिए, एक रिक्वायर्ड बन जाएगा। मतलब क्या, तो कि इट इज़ ऑलवेज देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, and the deficiency of 1 electron that create the hole यानी छेद, that is a जगह। ओके, ऐसा हम कह सकते हैं। इट इज समथिंग लाइक दैट कि अगर मान लो कोई ऑडिटोरियम भरा हुआ है, अगर कोई ऐसा कहता है कुर्सियों से भरा हुआ है, मतलब इट्स फील्ड विद द चेयर्स, तो क्या हम उसको कहेंगे कि ऑडिटोरियम इज हाउसफुल? नहीं, ऑडिटोरियम किससे भरा हुआ होना चाहिए? लोगों से। लोगों से भरा हुआ होना चाहिए, ऑडियंस से भरा हुआ होना चाहिए, और ऐसा ऑडियंस जो वो जो भी प्रोग्राम है उसको समझ सके। ओके, अगर वहां पे खाली चेयर्स है तो क्या हम ऐसा कहेंगे दैट शो इज हाउसफुल? नो। ओके, वहां पे इंपॉर्टेंस लोगों का है, ना कि सिर्फ चेयर्स का। जैसे यहाँ पे मैं कहूँ मेरा क्लास कंप्लीटली फिल्ड है बेंचेस से, नो, बट यस देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो मेरे सामने बैठे वो मेरे 20 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, इस साल के ये 20 इलेक्ट्रॉन्स से नेक्स्ट ईयर नए 20 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। पर आप यहाँ से जाओगे तो क्या ये बेंचेस भी साथ में लेकर जाओगे? क्या बेंचेस लेकर आए थे? तो कि नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि हर कोई अपनी अपनी जगह वहीं पे होती है। ओके, आप आए और आप गए, मतलब क्या, तो कि ये इंटरैक्शन है ना, वो चलता रहता है, जिसको हम कहते हैं आना जाना है, वो चलता रहता है। यहाँ पे भी परफेक्टली वैसा ही समझाया गया है, जिसको कहा जाता है, शायद आपने ऐसा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसको क्या कहते हैं, लेटाइस प्लेसेस। हैव यू हर्ड दैट वर्ड? LATTIS, लेटाइस प्लेसेस। हाँ सर, साइट्स मतलब केमिस्ट्री में हमको लेटेस्ट साइट्स बोला गया उसको। ओके, लेटाइस साइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है भाई? वो खाली जगह Cubical मतलब ऐसे। forms, cubical. हाँ, तो लेटेस्ट प्लेसेस, लेटेस्ट साइट्स, उसका मतलब क्या, तो कि जगह है, इलेक्ट्रॉन की मर्जी हो तो आके बैठ सकता है। एक इलेक्ट्रॉन आके जाएगा, जाके आएगा, तो उसको लेटेस्ट प्लेसेस को कोई फर्क पड़ता है? ऑफ कोर्स नॉट। ओके, तो यहाँ पे ऐसा ही होता है सेमीकंडक्टर के अंदर भी, कि वहाँ पे अप टू सम सर्टेन लेवल वी रिक्वायर्ड सम इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे डेफिशिएंसी हो। कोई जगह पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो वो रेडी रहेगा डोनेट करने के लिए। तो एन टाइप इज ए डोनर टाइप इम्प्योरिटी, पी टाइप इज ए एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटीज। जैसे अगर हम ऐसा समझे कि जकरबर्ग है, बिल गेट्स है, ओके, और ये अपने कौन, स्टॉक मार्केट वाले वो दादा कौन, बड़े इन्वेस्टर, वॉरेन बफेट है, ओके, दे ऑल आर रेडी टू डोनेट। ओके, वो चाहे उतना डोनेशन देने के लिए तैयार है, उसको ऐसा लग रहा है कि हमारे पास बहुत है। अगर वो अपना सब कुछ दे देंगे तो जो भी जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, क्या वो सबका
रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा ऐसा लग रहा है? मतलब दुनिया भर का तो नहीं कह सकते, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेस तो भर ही जाएगी, मतलब पर्टिकुलर प्लेस के लोग तो मतलब हो ही जाएगा उसका तो। चलो किसी अच्छे इंसान ने, अहमदाबाद वाले ने ऐसा सोचा कि ये जो पर्टिकुलर ये स्लम एरिया है या तो ये ब्रिज के नीचे जो छोटे बच्चे बैठते हैं ना, मैं उसको एक काम करता हूँ, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, तो क्या 10,000 रुपये की रिक्वायरमेंट हो ना तो ये हो जाएगा। तो उसने हर एक बच्चे को 25-25 हज़ार दिए। तो क्या वो अब वो जो बैग है बैगिंग करना भूल जाएंगे, भीख मांगना भूल जाएंगे? डू यू थिंक सो दैट इज पॉसिबल? नहीं। No. नहीं। ओके, कभी आपका मन किया आपने 50 रुपए दे दिए एंड यू फील ग्रेट कि वाह आज मजा आ गया, कल वापस जाओगे तो कल वही वो करेगा फिर से वापस? यस ऑफ हाँ। कोर्स। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भाई वो तो ह्यूमन नेचर है, ऐसा होता ही रहता है। पर यहाँ पे मटेरियल्स है ना, उसमें ऐसा नहीं होता है। मटेरियल्स हमसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। ओके, वो एक अपने लेवल तक ही एक्सेप्ट करते हैं, एक लेवल तक ही वो डोनेट करते हैं, ताकि मटेरियल को पता है कि न तो ज़्यादा ले लेना चाहिए न तो ज़्यादा दे देना चाहिए। ओके, हम में वो ब्रेक नहीं लगती है, हम में वो लिमिट्स नहीं है कि कितना लेना है या तो कितना देना है, पर मटेरियल को वो सेंस होती है, ताकि वो डिज़ाइन हम ही करते हैं इसलिए। तो वो अगर हम समझेंगे तो परफेक्ट पता चलेगा कैसे बनता है पी एन जंक्शन डायोड। तो अब ये जो बातें बोल रहा हूँ उसको सिर्फ सुनते जाइए और कुछ कनेक्ट करने का ट्राई करते जाइए कि यहाँ पे ऐसा बताया कि पेंटावेलेंट है, एन टाइप तो मैंने समझा दिया, और उसको कहते थे डोनर टाइप। डोनर हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं विच ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा यानी एन टाइप एंड पी दैट्स अ पॉजिटिव। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में ज़रूरत 4 की है और एक यहाँ पे एक्सेस होल बनता रहेगा, तो ये भी हमने डिस्कस किया। और इसको कहते हैं एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी। ओके, तो ये इसकी लैंग्वेज को पढ़ने का, दिस इज जस्ट फॉर रीडिंग, पढ़ने का, पढ़कर एंजॉय करने का। बाकी जितना समझना था वो मैंने आपको समझा दिया। If you say that an electron from the neighboring silicon covalent bond can slide into this vacant bond, creating a vacancy or hole in that bond. अब इस चीज को आप ऐसे समझने का ट्राई करिए कि मान लो आप कोई ऑडिटोरियम हॉल में या तो कोई ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे मान लो एक रो है, ओके, और यहाँ पे वॉल है, एंट्री यहाँ से है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लोग आए और 2 लोग यहाँ पे बैठ गए, ओके, यहाँ पे 3 जगह खाली है। अब मान लो और 3 लोग आए, ओके, तो डेफिनेटली उसको यहाँ पे बैठना चाहिए। पर अब सिचुएशन ऐसी हो रही है कि ये इन दोनों को क्रॉस करके नहीं जा सकते हैं, तो क्या होगा? तो क्या होगा ये कि ये खड़ा होके इधर शिफ्ट होगा, तो ये फिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, हाँ या ना? यस। अब यह यहाँ से यहाँ जाएगा तो एक्चुअल में एम्प्टी यहाँ था, वो एम्प्टी कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो एक्चुअल में एम्प्टी था वो शिफ्ट हुआ कि जो फील्ड था वो शिफ्ट हुआ? फील्ड था वो शिफ्ट हुआ, मतलब एम्प्टी की प्लेस चेंज हो गई। एग्जैक्टली। तो एक्चुअल में यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ कोर्स फील्ड का ही होता है ना, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे तो इंपॉर्टेंस उसी का है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गया, इसलिए जो वैकेंट प्लेस था वो पहले इधर और बाद में वो वैकेंट प्लेस इधर शिफ्ट हुआ। तो क्या ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में हुआ तो होल्स का फ्लो इस डायरेक्शन में हुआ? पहले ये एम्प्टी था, वहां पे इलेक्ट्रॉन आके बैठ चुका है, अब ये पहले खाली हुआ करता था, अब ये खाली हो चुका है, हाँ या ना? तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि होल्स एंड इलेक्ट्रॉन इन ऑपोजिट डायरेक्शन? क्या यस। चैप्टर 3 में हमने ऐसा पढ़ा था, कन्वेंशनल करंट एंड एक्चुअल करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन? यस सर। कन्वेंशनल करंट हमने ऐसा समझा था दैट इज फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड एन एक्चुअल इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड। याद है ऐसा कुछ कुछ? तो यस उस सर। बात को भी यहाँ पे दिमाग में रखिएगा, थोड़ा अलर्ट रहिएगा। बहुत ही सिंपल चीज है और थोड़ी स्ट्रेच करके बताई गई है, इसलिए इसको थोड़ा सा कनेक्ट होने में टाइम लगता है।
बट अगर आप अपना कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे परफेक्टली रखोगे तो हर छोटी से छोटी चीज आपको समझ में आ जाएगी। ओके, और जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ उसको आप सिर्फ फॉलो करते रहिएगा, सिर्फ सुनते रहिएगा, तो पूरा का पूरा समझ में आ ही जाएगा। अब यहाँ पे कहा ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है तो वो लेने के लिए तैयार है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी। ओके, तो यहाँ पे ऐसा बताया कि नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन द नेगेटिव। अब यहाँ पे आता है जिसको कहते हैं रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट चार्ज कैरियर concentration for an extrinsic semiconductor. What does the equation imply in the regard to n-type and p-type semiconductor? अब ये क्वेश्चन भी समझने के लिए है। रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, उसका मतलब क्या? क्योंकि चार्ज कैरियर जो चार्ज को कैरी करता हो वो हम कितना एड ऑन करते हैं। इट इज समथिंग लाइक दैट कि इम्प्योरिटी प्रॉपरली ऐड करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप खाने की बात करो तो खाने में एक चीज ऐसी होती है कि जिसका होना बहुत 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 जरूरी है, और वो कौन सी चीज है पता है? मतलब कोई भी नमक। आपने सब्जी, हाँ आपने कोई भी सब्जी बनाई, दाल बनाई, एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसका होना बहुत ही जरूरी है, और वो कौन सा? ऑयल। ऑयल है, वैसे हम कह सकते हैं नमक। ओके, तो अगर नमक का एब्सेंस है तो वी फील इट वेरी क्विकली कि यार नमक नहीं है। ओके, पर क्या तो आप बहुत ज्यादा डालने की जरूरत है वहां पे? नहीं। ओके, दैट वी कॉल्ड एज प्रॉपर प्रपोर्शन में होना जरूरी है। एंड दोज हु नो द कुकिंग वो ऐसा ही कहते हैं। अगर आप भी कि सीख रहे हो या तो आपने सीखा हुआ है तो नमक के लिए ऐसा आपको सिखाया जाता है या तो बताया जाता है कि वो आपको बाय द टाइम पता चलेगा कि इतनी क्वांटिटी में एग्जैक्टली कितना नमक डालना चाहिए। ओके, तो जिन लोगों को खाना बनाना आता है या तो जो लोग सीख रहे हैं, शायद ये स्टेटमेंट, ये डायलॉग शायद उसने सुना हो। ओके, सर वो रसोई शो में भी ऐसा ही बोलता है ना कि स्वाद अनुसार। हाँ क्या बात है, क्या बात है, परफेक्ट है। ओके, पर अगर मान लो कोई दूसरी चीज डालते हैं तो उसका एक परफेक्ट प्रपोर्शन होता है। ओके, तो यहाँ पे भी ऐसा बताया जाता है कि आप जो इम्प्योरिटी ऐड करते हो, अगर नहीं है तो वो इंट्रिंसिक हो गया। ओके, डालना है तो डालना है, उसका मतलब क्या, कितना डालना है। तो यहाँ पे उसने ऐसा बताया कि एक प्रॉपर प्रपोर्शन में हम डालें। When the conduction electrons and holes are created in a semiconductor, a process of destruction occurs simultaneously and which electrons and holes are recombined with each other. इस बात को ध्यान से सुनिएगा और समझने का ट्राई करिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेगुलर क्लास में यहाँ पे आते थे तो क्या कभी आपने ऐसा नोटिस किया कि शायद आपके आने से पहले या तो आपके जाने के बाद भी कोई बैच था? तो कि हाँ शायद था। तो क्या कभी आपने ऐसा नोटिस किया कि आप जहाँ पे अभी बैठने वाले हो क्या वहां पे पहले कोई और बैठा था, हाँ या ना? तो क्या हाँ बैठा था। तो ऐसा हुआ कि दैट लेटेस्ट स्पेस इज कंप्लीटली फिल्ड, तो कि यस। जैसे उसका लेक्चर खत्म हुआ वो लेटेस्ट स्पेसेस एम्प्टी करेंगे, खाली करेंगे, तो क्या हाँ। वो खड़े होकर जाएंगे, तो क्या हाँ। इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, तो क्या हाँ। आप नए इलेक्ट्रॉन आप आओगे, तो क्या हाँ। आप उसी जगह को फिर से ऑक्यूपाई करोगे, तो क्या हाँ। तो क्या आपके ऑक्यूपाई करने से लेटेस्ट प्लेस को कोई फर्क पड़ा कि पहले कोई बैठा था अभी कोई बैठा है? नो। फॉर अस क्या वो मैटर करता है कि ये बैठा है कि वो बैठा है? तो कि नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो ये है कि स्टूडेंट बैठा है, जो पढ़ा रहा है वो उसको पढ़ना है, दैट्स इट। उसी तरह से यहाँ पे बताया कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है बॉन्ड टूटते हैं, एंड दैट बॉन्ड गेट ब्रेक्स, दैट इलेक्ट्रॉन मेक्स अ फ्री। इलेक्ट्रॉन वहां से टूटा तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो वहां पे वो क्या क्रिएट करेगा? एक होल क्रिएट करेगा। अब जहां कहीं से भी कोई इलेक्ट्रॉन घूमते 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 वापस कहाँ पे आके बैठ जाएगा? उसी खाली जगह पे आके बैठ जाएगा। तो यहाँ पे ये ऐसा समझाने का ट्राई करते हैं कि ऐसा कोई प्रोसेस होता होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड टूटते होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होते होंगे, तो जो कहीं ना कहीं से घूमते घूमते ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन हुए वो कहीं ना कहीं पे आते आते वहाँ होल पे बैठते जाएंगे, और जहाँ जहाँ पे वो बॉन्ड है वो बॉन्ड शायद टूटता जाएगा, वहाँ फिर से होल बनता जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड
रिकम्बाइन होना मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, बॉन्ड टूटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, पर यहाँ कहीं से टूटा हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, वहां पे आके वापस बैठ गया। तो इट इज कॉल्ड एज ए रिकम्बिनेशंस। तो यहाँ पे बताया एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर इज इक्वल टू द रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ ए चार्ज कैरियर्स। इसको ऐसा समझिए कि अगर मान लो मैं ऐसा कहता हूँ कि बैच कंप्लीटली फिल्ड है, क्लास में कोई जगह नहीं है, ऐसा आपने सुना, आप बाहर खड़े थे, आपने काउंट किया 1 बाय 1, अगर क्लास के अंदर 25 लोग बैठे थे तो आपका दिमाग क्या कहता है कि अंदर कितने की कैपेसिटी है बैठने की? 25। द रीजन इज दैट कि आप बाहर खड़े थे, 25 इलेक्ट्रॉन पुराने बाहर आए, तो नए कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 25। मतलब क्या? तो एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। कितने नए जनरेट हो सकते हैं जितने वहां से बॉन्ड टूटते हैं। डिस्ट्रक्शन यानी वहां पे उस बॉन्ड का टूटना। क्लास के कॉन्टेक्स्ट में जितने बाहर आए उतने ही वापस अंदर बैठने के लिए आ सकते हैं। दैट रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस occurs due to the collision of electron and hole। एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो यहाँ पे बताया रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स। ओके, मतलब क्या? तो कि ये प्रोपोर्शनलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों के मल्टीप्लिकेशंस के ऊपर, Ne इंटू NH। अगर मान लो मैं ऐसा कहता हूँ कि एवरी ईयर मेरे क्लास में एक बैच में 20 स्टूडेंट्स बैठने की कैपेसिटी है, एवरी ईयर ये रोटेशन होता रहता है, तो क्या हम ऐसा कहेंगे कि आई एम गोइंग विद द कांस्टेंट प्रोग्रेस, या तो कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहे हैं? कह सकते हैं हाँ या ना? अच्छा, अगर मान लो 20 से 15 हुए, 15 से 10 हुए, 10 से 5 हुए, तो क्या कहेंगे? कम हो रहा है। अगर मान लो 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, 40 से 50 हुए, तो क्या कह सकते हैं? बढ़ रहा है। बढ़ता गया। तो अगर हम यहाँ पे भी समझे तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि दैट रिकॉम्बिनेशन इज डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। कितने इलेक्ट्रॉन बैठ पाएंगे तो कि कितने होल्स है, या तो उल्टा सोचिए, कितने होल्स बन पाएंगे तो कि जितने इलेक्ट्रॉन्स वहां पे जगह खाली करके जाएंगे। तो दिस इज अ सिंपल आइडिया ऑफ रिकॉम्बिनेशन रेट is a proportional to Ne into NH is equal to Rne into NH। अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं मतलब उसके प्रोडक्ट जितना होता है, और वहां से हमें पता चलता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स सेम होता है, और Ni का मतलब भी होता है नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। तो उसी चीज को अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो मुझे एक सिंपल सा फंडा मिलता है, रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू कैपिटल R इंटू NI स्क्वायर। ऊपर लिखा था रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन R इक्वल्स टू Ne इंटू NH। दोनों को आप कंबाइंड करो तो आपको ऐसा एक काम का फॉर्मूला मिलता है जिस बेसिस पे कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। Ne इंटू NH इंटू NI स्क्वायर। ओके, Ni का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH का मतलब नंबर ऑफ होल्स, Ni का मतलब नंबर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे बताया द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशंस गिव बाय इक्वेशंस 1 and 2 फॉर एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स दैट मस्ट बी इक्वल। इट इज समथिंग लाइक दैट कि आप कोई मूवी देखने जाने वाले हो, अगर वो कहते हैं कि हाउसफुल है, तो उसका मतलब ये है कि वहां पे जितनी चेयर्स रखी हुई है वहां पे हर एक चेयर पे एक एक बंदा बैठा हुआ है। तो क्या वो आपको एंट्री मिल सकती है? तो क्या नहीं। अगर आप कहोगे कि नहीं यार मैं पैसा पूरा देने के लिए तैयार हूं, मैं खड़े खड़े मूवी देख लूंगा, तो उसको कोई प्रॉब्लम होगा? उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तू पूरा पैसा दे रहा है तो उसको क्या प्रॉब्लम है? तू कहेगा कि मैं प्लास्टिक की चेयर पे बैठ जाऊंगा, मैं वहां पे स्टेप्स पे बैठ जाऊंगा, बस मुझे देखना ही देखना है। हाँ, इफ दे थिंक अबाउट देयर स्टैंडर्ड्स कि ना आવું ના સારું લાગે યાર, બીજા માણસો શું કે યાર તમે એક ટિકિટ માટે આવું કરો, આ કેવું ખરાબ लागे, तो वो मना करेगा। पर मान लो आप कोई स्पीकर का कुछ प्रोग्राम है और आप उसको सुनने जा रहे हो, ओके, जहाँ पे सिर्फ उसको सुनना है,
तो ऐसा हो सकता है, इफ इट्स फ्री और इफ इट्स पेड, तो भी वहां पे ऐसा हो सकता है कि अगर वो फ्री है ना तो लोग कहाँ पे कहीं पे भी बैठ जाएंगे तो चलेगा। ओके, ऐसे मैंने ऑडिटोरियम देखे हैं जहाँ पे चेयर्स कंप्लीटली फिल्ड, जो स्टेप्स होता है वहां पे भी लोग बैठे हैं, जो स्टेज है वहां पे भी आजू बाजू लोग बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग उस स्पीकर को सुनने के लिए आए हैं, तो वहां पे हम इंजॉय करने नहीं गए हैं, तो प्रॉपर चेयर पे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर मान लो हम ऐसा कहते हैं कि नहीं, ये यहाँ पे एक प्रोटोकॉल है, जितनी चेयर उतने ही लोग एंटर करेंगे, तो उसका मतलब क्या? क्योंकि इंट्रेंसिक मतलब परफेक्टली वैसा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स दैट शुड बी इक्वल। जब आप उसमें थोड़ी इम्प्योरिटी ऐड करें, तो इम्प्योरिटी ऐड करना मतलब क्या? तो कि ऑडिटोरियम फुल है, जो फिक्स्ड चेयर थी वो कंप्लीट हो चुका है, फिर भी और लोगों को बिठाना है, तो क्या करते हैं पता है? वो प्लास्टिक की चेयर अरेंज कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी ऐड किया। ओके, अच्छा, वो इम्प्योरिटी क्यों ऐड करना पड़ा? तो कि डिमांड बहुत ज़्यादा था, ऐसा ही कुछ कुछ। तो यहाँ पे भी ऐसा ही एक फॉर्मूला बनता है, ni² इज इक्वल्स टू Ne इंटू NH। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है। अब देखिए, इसको कहते हैं एनर्जी बैंड गैप डायग्राम, जो थोड़ा सा काम का है ताकि आगे हमें पी टाइप एन टाइप समझना है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे दो टाइप की कैटेगरी आएगी, एक T इक्वल टू 0 केल्विन पे और एक T ग्रेटर देन 0 केल्विन पे। फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, हर एक छोटा छोटा पॉइंट में आपको समझाता जाऊंगा। यहाँ पे EC और EV ऐसा लिखा हुआ है। यस, एनीवन टेल मी EC और EV का मतलब क्या? Energy of valence Energy of band and conduction energy and of energy of conduction band. valence band. हाँ, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। T इक्वल टू 0 पे बिहेव लाइक ए इंसुलेटर, तो क्या दिखता है? कंडक्शन बैंड कैसा है? उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, जब T ग्रेटर देन 0 केल्विन हुआ तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन जंप होके आए। जितने इलेक्ट्रॉन जंप होके गए उतना यहाँ पे क्या क्रिएट होता गया? होल्स क्रिएट होता गया। So this is for the understanding. At a higher temperature, some electrons of the valence band gain sufficient thermal energy and jump to the conduction band. ओके, ये मजेदार चीज होती है, जैसे एनर्जी मिलती है जंप करते करते कंडक्शन बैंड में पहुंचने लगते हैं। बट यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि अगर वो इंट्रेंसिक है तो कोई ज्यादा मजेदार बात नहीं है। भले वो इलेक्ट्रॉन जंप कर करके पहुंचे, बट वो इतने इनफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। इट इज समथिंग लाइक दैट। आप पेपर देने बैठे हो, आपको पहले 15 MCQ आपको आ गए, आपने फटाफट आंसर लिख दिए, आजू बाजू से 5 MCQ के आंसर्स पता चल गए, वो भी आपने लिख दिए, पर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में आपको एक 4 मार्क का बहुत मस्त आता था, वो भी आपने लिख दिया। बट डू यू थिंक सो इट्स इनफ फॉर द पासिंग मार्क्स? 15 और 5 20, 20 और 5 20 और 4 24। आपको एक 3 मार्क का बहुत मजेदार आ रहा था, वो आपने मस्त लिख दिया, उसमें से आधा मार्क पे नहीं कटेगा, यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट, बट स्टिल इज इट इनफ फॉर द पासिंग मार्क्स? नो। स्टिल यू नो द 2 आंसर्स ऑफ ए 2 मार्कर क्वेश्चन, और वो भी आपने लिख दिए, तो भी अभी भी कहां तक पहुंचे? 31। मतलब क्या ये इनफ है? आपने बहुत कुछ अच्छा लिखा, आपको मस्त पहले 15 MCQ आ गए, 5 MCQ आपने कहीं से सेटिंग कर लिया, एक 4 मार्क का, एक 3 मार्क का, 2 मार्क वाले आ गए, आपने काफी कुछ लिख दिया, बट इज दैट इनफ फॉर योर कंडक्शन फ्रॉम द हायर लेवल? ओके, नो, दिस इज नॉट इनफ। ओके, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड, मतलब जितने गए उतने ही वहां पे होल्स क्रिएट हुए, पर ये ज्यादा काम का नहीं है, वहां पे इम्प्योरिटी तो ऐड करना ही पड़ेगा। नाउ एनर्जी डायग्राम फॉर द एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी उसको कहते हैं डोनर टाइप इम्प्योरिटी। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। A very small energy is required to make a electron free and move to the conduction band. And now it is very very interesting to observe this figure again. यहाँ पे देखिए EC होता है, EV होता है, पर एक होगा ED, and ED stand for energy
फॉर डोनर टाइप। एंड नोटिस करेंगे तो ज्यादा पता चलेगा, डोनर टाइप एनर्जी लेवल इज क्वाइट नियर टू द कंडक्शन बैंड। ये डोनर अपने पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा हुआ है और एकदम छोटी अमाउंट का एनर्जी, मतलब 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना भी अगर एनर्जी दो तो इलेक्ट्रॉन फटाक से डोनर एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। सेम टू सेम अगर मान लो मुझे पी टाइप के लिए बताना हो तो कोई बताएगा कैसा फिगर बनेगा ये? यहाँ पे डोनर एनर्जी लेवल है विच इज अ फॉर्म नियर टू द कंडक्शन बैंड। अगर आप पी टाइप की बात करें तो आप वहां पे आइडिया लगा सकते हो, पी टाइप में बनेगा ई ए, वेर ई ए स्टैंड फॉर एक्सेप्टर। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। एक्सेप्टर कहाँ से एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को? वैलेंस बैंड में से। तो पहले वो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, ले लेगा, तो वहां से उसको कंडक्शन बैंड में जाने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। सो दिस इज जंपिंग फ्रॉम द एनर्जी लेवल फॉर एक्सेप्टर टू द कंडक्शन बैंड। फाइनली हर एक को पहुंचाना तो कहाँ है? कंडक्शन बैंड में ही पहुंचाना है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा सकता है कि वैलेंस बैंड है वो फील्ड था, कंडक्शन बैंड एम्प्टी था। जैसे ही हमने ट्राई किया, इम्प्योरिटी ऐड किया, ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बना, तो पहले ये एक्सेप्ट करेगा। कहाँ से एक्सेप्ट करेगा? वैलेंस बैंड से। और वहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप होकर जाएगा? कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो इस बात को आपको समझना है और ये समझ में तभी आएगा जब आप इसको एटलीस्ट एक या दो बार लिखेंगे। वो लिखा तो ये उसके डिफरेंसेस आपको डेफिनेटली बहुत 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 सिंपल तरीके से समझ में आ ही जाएंगे, सो दैट यू कैन डू इट योरसेल्फ। ओके, इसको प्रिपेयर करके रखिएगा। वो समझा तो एन टाइप पी टाइप भी समझ में आ जाएगा, कौन एन टाइप कौन पी टाइप, और वो भी आई थिंक आपको केमिस्ट्री के बेस पे पता चलेगा। तो ये जो डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छी तरह से ट्राई करिएगा। क्या ये वर्ड नोन है कि अननोन है? क्या ये वर्ड पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा नोन है, चैप्टर 3 में पढ़ा है। चैप्टर 3 में पढ़ा है। मोबिलिटी, क्या होता था मोबिलिटी? What is the mobility? Do you know the definition of mobility? Drift velocity attained per unit electric field. Yes, तो यहाँ पे लिखा है drift velocity acquired by the charge carrier in a unit electric field. तो mu is equals to, वैसे mobility का मतलब क्या होता है? What do you mean by mobility? What's that? मतलब कितना जल्दी वो मूव करेगा। Yes, तो mobility is something like कि move होना, मोबाइल। ओके, तो यहाँ पे ऐसा एक सिंपल सा आइडिया दिया गया है कि आप जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हो, देखो इसको ऐसे समझने का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर। यस, एनीवन नो व्हाट इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? सुना है ये वर्ड सुना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी? यस सर। कहाँ सुना है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चैप्टर 3। हाँ, तो यहाँ इसके लिए चैप्टर 3 भी हमारे लिए बहुत काम का टॉपिक जो है वो बन रहा है। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट होना मतलब क्या? तो कि अपने पाथ को कोई एक जगह से दूसरी जगह पे ड्रिफ्ट करवाना, पाथ चेंज करना। तो यहाँ पे इस बात के ऊपर बहुत बहुत जोर दिया जाएगा। आप इस बात को समझो कि व्हेन वी प्रोवाइड and if we have some kind of a drift velocity of a charge carrier means what? If it's n type तो इलेक्ट्रॉन होंगे, p टाइप तो होल्स होंगे। तो उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है उसके ऊपर होता है। और अगर मैं उन दोनों का रेशियो ले लूँ, वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इज नोन एज मोबिलिटी। उसके बाद यहाँ पे बहुत बहुत छोटा सा एक पॉइंट आएगा, जो यहाँ पे मोबिलिटी है वो दोनों की वजह से है। Mobility of electron in the conduction band of a semiconductor is greater than the mobility of hole in the valence band. वैसे देखा जाए तो जितने होल्स उतने इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही होल्स बनेंगे। पर जब हम यहाँ पे एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं तो वहाँ पे ऐसा देखा जाता है that mobility of electron in the conduction band is definitely greater than the mobility of hole. The electrons in the conduction band are almost free, of course, and they get easily accelerated by the electric field. मतलब क्या था कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे फ्री बैठे ही है मूव होने के लिए,
जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं वो फटाक से कंडक्शन बैंड में मतलब आगे बढ़ेंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे. बट द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड आर बाउंड ऑफ कोर्स. ओके, वहां पे इलेक्ट्रॉन इजीली मूव नहीं हो सकते हैं. ओके, उसको पकड़ के रखा गया है, उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है. तो वही चीज ये आपको मोबिलिटी समझाता है. दे आर लेस एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड as well. The mobility of electrons in the valence band is less than the mobility of electron in the conduction band. Okay, वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन इतने इजीली मूव नहीं कर सकते जितने कंडक्शन बैंड के अंदर कर सकते हैं. ओके, तो अभी तक जो पढ़ा हुआ है उसको आप एटलीस्ट एक बार लिखिएगा, तो आपको ये जो पॉइंट है व्हाट इज अ पीएन जंक्शन डायोड वो आपको सही तरीके से समझ में आएगा. इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, इसको थोड़ा सही तरीके से समझिएगा तो आपका काम आसान हो सकता है. तो आगे के जितने भी क्वेश्चंस है उसमें स्पेशली वो जो डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस है उसको लिखिएगा. पॉसिबल हो तो आगे का क्वेश्चन भी लिखिएगा. आज नोट्स आपको मिल जाएगी, मिल जाए तो एटलीस्ट कोई मुझे कंफर्मेशन है वो दे दीजिएगा. ओके, सो वो आपका होमवर्क रहेगा. और टेस्ट कौन सा रखे बता दूँ, अभी लेक्चर है वो यहाँ तक रखते हैं, सिर्फ जस्ट डिस्कस की क्या क्या कर सकते हैं.